हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से एक नए शब्द के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं आज का हमारा जो शब्द है स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य समय जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए प्रयुक्त होता है, मानक समय कहलाता है। देखते हैं, भारतीय संदर्भ में ही इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा इंडिया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का जो मानक समय है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम और जो टाइम जोन है, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं। अब यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में अपनी बात की थी कि वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ था उसी में ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इत्यादि को निर्धारित किया गया था। वहीं पर पूरे विश्व को यदि टाइम जोन में मैं बात करूं तो 15-15 डिग्री के इंटरवल पर या एक एक घंटे समय के आधार पर एक एक घंटे के अंतराल पर पूरे ग्लोब को बांटा गया है। तो टाइम जोन के आधार पर पूरे ग्लोब को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है और ऐसा माना गया है कि इन्हीं टाइम जोन को ध्यान में रखते हुए विश्व के जो प्रत्येक देश हैं वो कोशिश ये करें कि अपने मानक समय को निर्धारित करें। लेकिन प्रत्येक देश का जो क्षेत्रफल है, उसका जो स्वरूप है, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं। कुछ देश काफ़ी विस्तृत हैं, काफ़ी बड़े हैं। वहीं कुछ देशों की जो स्थिति है वो ध्रुवों की ओर है, कुछ की निम्न अक्षांश की ओर है। तो इसके चलते कई देश ऐसे हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-11 तक भी टाइम जोन को निर्धारित किया गया है। यदि मैं रूस की बात करूं तो वहां पर लगभग 11 टाइम जोन है, फ्रांस में 12 टाइम जोन है। अब यहां पर नजर डालते हैं भारत की। ये आप देखिए, भारत जो पूर्ण तरीके से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित है। जो भारत की मानक समय रेखा है, इन दोनों देशांतरों का माध्य को निकालकर उसको खींचा गया है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पर। इस रेखा को औपनिवेशिक काल में 1906 में निर्धारित किया गया था, 1 जनवरी 1906। उससे पहले यदि मैं बात करूं, ये रेखा चेन्नई से होकर गुजरती थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती थी। लेकिन आज जो 82.5 डिग्री है वो इलाहाबाद जिले से छूकर भी नहीं निकलती है। ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो 82.5 डिग्री है वो यहाँ मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर में जो अमरावती चौराहा है वहीं पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बोर्ड लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद से ये नहीं गुजरती है। 1906 से पहले की यदि मैं बात करूं, उस दौरान इस रेखा को चेन्नई और इलाहाबाद से खींचा गया था। लेकिन 1906 के बाद जो रेखा खींची गई है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है हमारी ग्रीनविच रेखा जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। ये है हमारा इंडिया और इंडिया के लगभग बीचों बीच से
ये जो रेखा ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर, यानी कि यहाँ पर जो टाइम है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC। 1972 से इसको अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि आप GMT कहें या UTC कहें, दोनों ही एक समान हैं। अब यहाँ पर यदि मैं देखूं इंडिया कितने देशांतर पर के अंतराल पर अवस्थित है, तो 82.5 डिग्री, यानी पिछली क्लास में हमने सीखा था 360 डिग्री को 24 घंटे में यदि विभाजित किया था हमने, तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो है 82.5 डिग्री का, यानी कि समय की यदि मैं बात करूं तो 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का जो समय है वो GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए दोपहर के यदि 12 बज रहे हों, तो भारत में उसी दौरान जो समय होगा वो होगा 5:30, यानी कि शाम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलिए पढ़ते हैं आगे। तो टाइम जोन को हमने देख लिया, एक एक घंटे के अंतराल पर जो पूरे विश्व में टाइम जोन है, 24 टाइम जोन में पूरे विश्व को बांटा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने देख लिया, 82.5 डिग्री जो मध्याह्न रेखा है जो भारत के बीचों बीच से खींची गई है, वही भारत की मानक समय रेखा है। लोकल टाइम, जो लोकल टाइम होता है किसी स्थान का, उसको सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर या मध्य रात्रि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि लोकल टाइम को जो वहाँ के लोकल नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं या जीव जंतु पशु पक्षी जो हैं, वो अपने दिनचर्या को चलाने के लिए लोकल टाइम के हिसाब से ही वो अपने कार्य करते हैं। मान के चलें यदि मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर लूँ या आसाम की बात कर लूँ, पूर्वोत्तर भारत की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर गर्मियों के दौरान 4 बजे ही सूर्योदय हो जाता है। तो वहाँ का जो लोकल आदमी है या जो पशु पक्षी हैं, उसी सूर्योदय के चलते वो वहाँ पर अपने कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किसके लिए निर्धारित है? जो शिक्षण संस्थान हैं या प्रशासनिक क्रियाकलाप हैं आपके, या मैं कहूँ रेलवे या वायु यातायात, इन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए पूरे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर निश्चित है। अब यहाँ पर जो हमारा आखिरी सवाल है वो है डिमांड ऑफ 2 टाइम जोन इन इंडिया। अभी आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में भारत में दो मानक समय की डिमांड काफ़ी तेज़ी से उभर रही है, खास करके पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ का जो लोकल टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम से समायोजित नहीं हो पा रहा है। आप कल्पना कीजिए यदि शिक्षण जो संस्थान हैं, ये जो सरकारी कार्यालय हैं, यदि उनका ऑफिस टाइम 10 से 5 का है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की यदि मैं बात करूं, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां स्लाइड पर देखिए, यानी कि 97 डिग्री और 68 डिग्री का जो अंतराल है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। और 30 डिग्री देशांतर में समय कितना होगा? 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो चुका होगा। किसके सापेक्ष? गुजरात के सापेक्ष। अब मान के चलें कोई व्यक्ति लोकल टाइम के हिसाब से आसाम में ऑफिस में पहुंचता है और यहां से वो फोन करता है अहमदाबाद के किसी ऑफिस में। लोकल टाइम के हिसाब से हम अभी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय पहले हो चुका होगा। पहले होने के चलते
वो आदमी तैयार होकर अपना ऑफिस जाएगा, वहीं से मान के चलें उसने फ़ोन किया गुजरात ऑफिस में, तो क्या बताएं क्या ये अभी ऑफिस ओपन होगा लोकल टाइम के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यदि टाइम इंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। लेकिन वहीं पर यदि मैं इसके नकारात्मक पहलू की बात करूं, यहाँ पर शाम के 5 बजते ही अंधेरा शुरू हो जाएगा, रात्रि शुरू हो जाएगी, जिसके चलते एक लंबे समय तक बिजली की खपत बढ़ेगी। इस प्रकार मानव की जो उत्पादकता की यदि मैं बात करूं या बिजली की बचत की बात करूं या ऊर्जा की खपत की बात करूं, इसके चलते यदि एक ही टाइम जोन है पूरे इंडिया में, उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। यदि इस क्षेत्र के लिए अलग से टाइम को निर्धारित कर दिया जाए तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की जो खपत है उसको बचाया जा सकता है और जो मानव की उत्पादकता है यानी कि वो अच्छे से एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यदि यहाँ का टाइम अलग हो जाता है, 2002 की यदि मैं बात करूँ तो एक समिति इस पर गठित की गई थी जिसने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि यदि यहाँ का टाइम अलग कर दिया जाता है तो उससे फ़ायदे कम और उसके नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, जो रेलवे यातायात है या जो देश के अंदर वायुयान की उड़ानें होती हैं, उनमें एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जबकि भारत अभी शिक्षा के विकास से गुजर रहा है और यदि एक देश के अंदर अलग अलग टाइम जोन हो तो वहाँ की जनता का जागरूक होना, साक्षरता का ज़्यादा होना और शिक्षा का भी स्तर ऊंचा होना काफ़ी आवश्यक है। तो इसके चलते यहाँ यदि मैं बात करूँ, 3 विकल्प समिति ने यहाँ पर दिए थे जिनमें से 2 की चर्चा करना बेहद आवश्यक है। पहला, क्या 2 टाइम जोन निर्धारित किए जा सकते हैं? इस पर समिति का जवाब था कि 2 टाइम जोन निर्धारित करना इसमें समस्याएं ज़्यादा पैदा करेगा जबकि इसके लाभ कम होंगे। दूसरा जो विकल्प समिति ने दिया, यदि भारतीय मानक समय को आधा घंटा आगे बढ़ा दिया जाए, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो अभी है उससे यदि 30 मिनट आगे कर दिया जाता है तो यह विकल्प ज़्यादा उचित होगा और इसी को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहीं आज हम अपनी क्लास को रोकते हैं। समझा हमने स्टैंडर्ड टाइम क्या है, लोकल टाइम क्या है और टाइम जोन क्या है। कल फिर हम एक नए शब्द के साथ हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।